तो सबसे पहले तो सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम की या ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो सेशन है, काफ़ी मददगार आपके लिए रहने वाला है और काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ पर लेके आया हूँ। फटाफट यहाँ पर हम प्रश्नों को करेंगे, टाइम बिल्कुल आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। साथ में ये जो पीडीएफ है, ये प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन अगर समझ में आए, अच्छा लगे, मजा आए तो इसको लाइक जरूर कर देना। आपका कीमती कमेंट है, आप पे मुझे जरूर भेजेंगे कि इस क्लास को आप पे कैसे देख रहे हैं, आपको मजा आया नहीं आया। तो प्रश्न संख्या 1 हमारे सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रश्न इसको मैं लाल कर देता हूं आज, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग दूरभाष नंबर 1033 किसके लिए होता है? दुर्घटना की हालत में सहायता, दूसरे आपातकालों के लिए और रुकावट की हालत में। यहां पर जो 1033 नंबर होते हैं, यहां पर 1033 नंबर एनएच यानी नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर होते हैं। हाईवे से संबंधित किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आती है तो ये नंबर काम आते हैं। तो 1 और 2 और 3 ये सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2, दुर्घटना की सूरत में गोल्डन आवर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आपको। दुर्घटना के तुरंत पश्चात या आरंभवश में, दुर्घटना के तुरंत पश्चात का, ठीक है। पीड़ित के लिए नाजुक समय, ठीक है। 1 घंटा सूर्योदय के बाद और 1 घंटा सूर्योदय से पहले, यह गलत हो जाएगा। गोल्डन आवर के दौरान में दी गई चिकित्सीय सहायता दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाती है, मतलब सहायता करती है। अब बात आती है एक यहां पर नेक व्यक्ति की, यानी कि जिसे हम गुड समरिटन कहते हैं, नेक व्यक्ति। एक तो नेक व्यक्ति होता है जिसका उल्लेख धारा 134A में किया गया है। एक गोल्डन हॉवर है, GH इसको मैं लिख रहा हूं, इसका उल्लेख धारा 2 की 12A में इसका उल्लेख किया गया है कि गोल्डन आवर होगा, कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत यहां पर प्राथमिक सहायता दी जाती है। दुर्घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय है, वो गोल्डन आवर है और इसमें पीड़ित को बचाया जाए तो उसका जीवन बच सकता है, ये होता है गोल्डन आवर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C इसका गलत हो जाएगा और बाकी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, फास्टैग है। फास्टैग के संबंध में आपको बताना है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राहदारी संग्रहण, राहदारी का मतलब है रास्तों का जो कर व्यवस्था को इकट्ठा करना, इसका संचालन भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। इसका संग्रहण राजमार्ग की संभाल के लिए, बिल्कुल जो NH है इनके लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो राजमार्ग के लिए टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स का प्रयोग है उस राजमार्ग को बनाने में और सुधारने में ही किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? तो राष्ट्रीय NH की बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, SH की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन B हो जाएगा। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वो आवाज आ रही है ना प्रॉपर एकदम? अच्छे ड्राइवर का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? अच्छे ड्राइवर का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है पूछा है। व्यवसायिक मैकेनिक जैसी निपुणता, यार एक ड्राइवर को मैकेनिक थोड़ा होना है, पहला ही गलत हो जाएगा। शारीरिक स्वस्थता मतलब स्वस्थ होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, परिवहन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6, साथियों यहां पर हम समय को बचाएंगे। कम समय में अधिक जानकारी यहां पर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बिना फालतू का 1 मिनट भी नहीं लेंगे। यहां पर प्रश्न 6, एक अच्छा ड्राइवर चालान अथवा टक्कर कोलिजन से बचने के लिए अनुशासित और खालिस्तान करते हैं। यहां पर आप सभी को पता है कि एक अच्छा जो ड्राइवर होता है वो चालान और टक्कर से बचने के लिए समय पर दस्तावेज तैयार करता है। पहली बात तो चालान से और कोलिजन टक्कर से बचने के लिए क्या करता है? यहां पर समय पर दस्तावेज चालान एक तो तैयार कर देता है, एक रक्षात्मक रवैया भी अपनाता है। 2 ऑप्शन इसमें सही है ना। तो यहां पर अनुशासित और रक्षात्मक करते हैं, यहां पर सबसे अच्छा जवाब हो समय पर दस्तावेज तैयार करना, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, ABS का मतलब होता है, तो सभी को पता है ABS का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और इस ABS का संबंध होता है ब्रेक से। और ये जो लगा होता है सिस्टम, ये गाड़ी को फिसलने से बचाता है। अचानक गाड़ी का टायर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगे हुए नहीं रहते, छोड़ देते हैं। ब्रेक लगे हुए हैं फिर भी गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है। ब्रेकिंग के दौरान गाड़ी को मोड़ने में आसानी होती है। सब कुछ ये संभव है ABS की मदद से। गाड़ी आसानी से मुड़ती है तो भी संभव है ABS की मदद से, ठीक है। तो ऑप्शन B हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। जो मैं बता रहा हूं, व्याख्या बता रहा हूं, ये समझ में आ रही है ना? कमेंट सेक्शन में बताएं देंगे। जब चौराहे की तरफ जा रहे हो तो टक्कर से बचने का बढ़िया तरीका कौन सा हो सकता है?
चौराहे पर जा रहे हैं तो ब्रेक लगाओ, सड़क की आगे की स्थिति जांचो, ब्रेक को जोर से लगाओ, ये गलत है। बगल में सड़क को बगल में नहीं देखना, पार्श्व शीशे में देखो, पीछे में देखना। यहाँ पर पीछे तो देखना चाहिए, लेकिन आपको जब चौराया आ रहा है तो चौराहे में आपको आगे देखना है, ब्रेक लगाना है और सड़क के आगे की स्थिति को आपको जांचना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिसलने से बचने के लिए आपकी सर्वोत्तम सुरक्षा होगी। फिसलने से बचने के लिए आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हमेशा रफ्तार बनाए रखें, गलत हो जाएगा। हमेशा धीरे चलो, हमेशा ब्रेकों को जोर से लगाओ, हमेशा रुको। तो फिसलने से बचने का एक ही उपाय है, हमेशा आपको धीमा चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 10, यदि ड्राइवर आगे फिसलने वाली सड़क का निशान देखता है तो उसे क्या करना चाहिए? फिसलने वाली अगर सड़क आप देख रहे हैं तो गियर बदलकर रफ्तार को धीमा कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? गियर बदलकर रफ्तार को धीमा कर देना चाहिए। प्रश्न 11 आपके सामने आ चुका है। यदि आपने आरक्षित रेलवे फाटक पार करना है तो आरक्षित का मतलब है अरक्षित। यहां पर देखो, एक तो डायरेक्ट एक संकेत होता है जिसमें ट्रेन दिखती है, एक संकेत होता है जिसमें जाली दिखती है। तो जिसमें जाली दिखती है ना, ये रक्षित होता है, इस पे गार्ड होता है। जिसमें ट्रेन दिखती है वहां जो मतलब गार्ड नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? यदि आप आरक्षित रेलवे फाटक पार करना है तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको सड़क के बाईं ओर अपनी गाड़ी को रोकना चाहिए। गाड़ी को कहाँ रोकना चाहिए? सड़क के बाईं ओर, और वाहन को रोकें, ट्रैक को देखें। पार करने से पहले ये पुष्टि कर लें कि किसी तरफ से कोई गाड़ी अथवा ट्रॉली तो नहीं आ रही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने आ चुका है भाई। रात में सड़क के एक तरफ खड़े किए गए वाहन को अब क्या करना चाहिए? सही ढंग से लॉक लगाना चाहिए, बात सही है। पार्किंग लाइट ऑन रखनी चाहिए, रात का समय है तो ये भी सही है, ऑप्शन 2 भी। सड़क के बिल्कुल बाएं सिरे पर वाहन को खड़ा करना चाहिए। तो यहां पर जो है तीनों ही कथन सही है, तो तीनों सभी ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। यानी पार्किंग लाइट भी ऑन होगी, वाहन को लॉक होना चाहिए और बिल्कुल बाएं किनारे पर होना चाहिए, सड़क के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है भाई, ध्यान से पढ़ें। वाहन के टैक्स या कर के संबंध में गलत कथन बताना है। निजी कारों को 15 साल के लिए एक साल टैक्स भरना पड़ता है, बात सही है। परिवहन वाहनों को 1 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता है, ये भी ठीक है, हर साल। पर नए परिवहन वाहनों को पहली बार 5 साल नहीं, पहली बार में 1 साल का ही टैक्स देना होता है। प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद 5 साल का टैक्स भरना पड़ता है, मतलब 5 साल के लिए रिन्यू होती है, तो 5 साल का टैक्स होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ये डी भी सही है, तो सी क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर 14 है। जब वाहन मोड़ के नजदीक हो तो उसके आगे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अनुमति नहीं है, चौकसी से अनुमति है। तो मोड़ पर नजदीक है, मोड़ नजदीक है तो आपको अनुमति नहीं होती, चौकसी से भी अनुमति नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केवल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, अनुमति नहीं है। आप मोड़ में होते हैं तो आपको ओवरटेक करने का यहां पर अधिकार नहीं होता। प्रश्न संख्या 15 पे आ जाते हैं हम। जब आप खड़े वाहन के पीछे से आ रहे हो और आपको चाहिए, आप किसी खड़ी गाड़ी के पीछे से आगे निकलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? सिग्नल दें, अपने पिछले और पार्श्व के शीशों को चेक करें और ध्यानपूर्वक चलें, अपने वाहन को तेजी से निकालें, सिग्नल दें और आगे चलें। तो यहां पर जो सही होगा, ये सिग्नल दें और आगे चलें, केवल ये नहीं होगा भाई, ध्यान भी रखना, केवल सिग्नल देके आप फ्री नहीं हो सकते। अपने वाहन को तेजी से भी नहीं निकाल सकते। 2 और 3 दोनों गलत है, तो 3 गलत, 2 गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। सिग्नल दें, अपने पिछले और पार्श्व के शीशों को चेक करें और ध्यानपूर्वक चलें। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल ये पहला कथन सही है भाई इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न 16, इकहरी लेन यानी एक लेन वाली सड़क पर आपके पीछे वाला ड्राइवर आपसे आगे निकलना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर पीछे वाला व्हीकल आपसे आगे निकलना चाह रहा है तो सड़क की बाईं तरफ चलें और जगह दें, उसको जगह दें और उसे आगे निकलने के लिए अवसर दें। प्रश्न 17 आपके सामने आ चुका है भाई। वाहन के बाईं ओर से आगे निकलने के लिए किन परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमति है? क्या आगे ओवरटेकिंग जो होती है, ओवरटेकिंग, बात आई है ओवरटेकिंग की। ओवरटेकिंग हमेशा कहां से होती है? राइट साइड से। लेकिन यह बात आई कि लेफ्ट साइड से आगे निकलना है, तो क्या होगा? कौन सी सिचुएशन होती है? जब आगे का वाहन दाईं ओर मुड़ रहा है तो आप उस गाड़ी के लेफ्ट साइड से भी ओवरटेकिंग है वो कर सकते हैं, है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया नहीं आया? बताओ देखिए कमेंट में, बताओ देखिए तुरंत। RFID टैग क्या होता है? RFID का पूरा नाम बताना है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और RFID जो तकनीक है ना, RFID, इसी तकनीक का प्रयोग है वो फास्ट टैग में किया जाता है।
फास्टैग में, ठीक है। यहां पर पेमेंट कलेक्शन करती है ना फास्टैग में, तो RFID टैग का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 19, सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया। हाशिया का मतलब है बॉर्डर। पहली बात तो हाशिया का मतलब क्या है, बॉर्डर है, और निषेध का मतलब है गोल आकृति में होगा और उसके ऊपर क्रॉस लगा होगा। तो जो इसका बॉर्डर होगा वो लाल कलर में होगा। किस कलर में होगा, रेड कलर में होगा। निषेध यानी कि मना, वर्जित। प्रश्न 20 है, ये साइन आपको बताना है, सभी को पता है कि त्रिभुज में है, चेतावनी संकेत। कार फिसल रही है तो इसका मतलब है कि फिसलने वाली सड़क के लिए चेतावनी चिन्ह ये है। आगे फिसलन वाली सड़क यहां पर हो सकती है, आपको गाड़ी धीमी कर लेनी चाहिए, गियर कम करके। संकेत है जिसमें आगे जाके वापस आगे जा रहा है, मतलब कि उल्टा मोड़ या उल्टा घुमाव, या हम इसे कह सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, या रिवर्स बैंड भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। रिवर्स बैंड, रिवर्स बैंड, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बाईं ओर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ये लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट का मतलब बाईं साइड हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 22 आपके सामने है। यहां पर जो चित्र है ये क्या संकेत कर रहा है, आप सभी को पता है, एक ऐसा है और एक यहां है, ऐसे जाके यहां हो रहा है। अब एक लेन यहां भी होती तो है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर 3 लेन थी, अब 2 ही लेन है। एक लेन को यहां पर क्या कर दिया गया है, कम करके दूसरी में मर्ज कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आगे लेन बंद है, बात सही है। यहां पर हम ये कह सकते हैं बहुलेन वाले राजमार्ग पर प्रयोग होता है। बहुलेन मतलब कि यहां पर बहुत सारी लेन है, बिल्कुल सही बात है। इन भाई जो जिस पे बहुलेन होगी, मल्टीपल लेन होगी, वहां पर यूज किया जाएगा ऐसा संकेत, सही बात है। लेन की संख्या में कटौती की चेतावनी, लेन की संख्या में कटौती हुई है, तो तीनों ही कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। पिक्चर में जो संकेत दिखाया गया है आपको चेतावनी संकेत है और राउंड अबाउट का है, मतलब कि यहां पर एक क्या है, गोल चौराहे का संकेत है, जिसे हम चक्रवात या राउंड अबाउट के नाम से भी जानते हैं, राउंड अबाउट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। यहां पर एक संकेत है और यहां पे दोनों ओर से क्या बीच में रास्ता है, इसमें है, तो यहां पर जगह होती है यू टर्न के लिए, मतलब कि यहां पर बीच में जगह है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे सड़क टूटी हुई है और मीडियन में वक्फा, गैप इन मीडियन, और आगे 4 मार्ग की क्रॉसिंग तो नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, मीडियम में वक्फा यानी कि गैप इन मीडियन, ऑप्शन नंबर 2 केवल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने आ चुका है। आप सभी के सामने देखो, अभी मैंने जो बताया था, एक संकेत होता है जिसमें ट्रेन दिखती है, एक में जिसमें जाली दिखती है। तो यहां पर जिसमें जाली दिखती है वो रक्षित होता है, वो रक्षित होता है, और जिसमें सीधी ट्रेन दिखती है वो अरक्षित होता है। सीधी ट्रेन आ रही है मतलब अरक्षित है, जाली लगी है मतलब रक्षा। तो यहां पर ये जो जाली लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रक्षित रेलवे फाटक, यानी गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। प्रश्न 26 आप पढ़ें भाई। नीचे दिए गए सड़क संकेतों के संबंध में कौन से संकेत का बॉर्डर लाल रंग में नहीं होता, बॉर्डर लाल रंग में नहीं होता। नो पार्किंग, नो स्टैंडिंग निषेध संकेत है तो होता है। अनिवार्य बाएं मोड़, बाएं मुड़ना मना है, इसमें भी होगा। हॉर्न बजाना निषेध है। जो निषेध होगा, जो निषेध संकेत होगा जिसमें मना किया जा रहा है किसी चीज के लिए, उनका रेड होगा। क्या होगा, रेड होगा, बाकी का ब्लू होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य बाएं मुड़े, तो इसका जो बैकग्राउंड ब्लू होगा और बीच में संकेत है वो व्हाइट कलर में होगा, तो रेड यहां पर नहीं होगा। तो बॉर्डर लाल किसका नहीं है, अनिवार्य बाएं मोड़ का नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। यहां पर एक संकेत है और इस संकेत में क्या दर्शाया गया आप देख पा रहे हैं, यहां पर ब्रेकर दिखाए गए हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान देना है। आगे बजरी का ढेर है, गलत हो जाएगा। आगे सड़क उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो सकती है। सड़क पर मिट्टी का ढेर भी हो सकता है ना। बजरी अलग टाइप से होती है, बजरी उछलती हुई नजर आएगी आपको। मिट्टी के ढेर हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सड़क उबड़ खाबड़ भी हो सकती है और सड़क पर मिट्टी के ढेर भी हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं भाई। कौन सी आदत आपको चोट के जोखिमों को कम कर सकती है, आपकी जो चोट के जोखिम है उनको कम करना। तो यहां पर सुरक्षा बेल्ट लगाना बिल्कुल सही कथन है, 1 नंबर। अल्कोहल लेना सीमित करना, ये भी ठीक है। आप अगर शराब ज्यादा पीते हैं और उसको अगर कम कर देते हैं तो ये चोट के जोखिमों को कम कर देगी। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन लेना सीमित करना, कोलेस्ट्रॉल तो हमेशा कम ही लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का यहां पर कोई लेना देना नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, पर्सन संख्या 29 आपके सामने है। ड्राइविंग करते समय यदि आपका सेल फोन बजता है तो आपको क्या करना चाहिए? ड्राइविंग अगर करते समय सेल फोन बजता है तो आपको उसको वॉइस को मेल में जाने देना चाहिए, आपको अटेंड नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी माता पिता का हो, आपकी लुगाई का, आपकी धर्मपत्नी का भी क्यों ना हो, आपकी मैडम का भी कॉल क्यों ना हो, लेकिन आपको नहीं उठाना है ड्राइविंग करते समय। अगर जरूरी है तो गाड़ी को रोक के उठाएं। समझ गए ना आप? ठीक है, पर्सन संख्या 30 आपके सामने है। रास्ता दो चिन्ह, रास्ता दो मतलब कि गिव वे का चिन्ह की बात हो रही है। गिव वे, उल्टा त्रिभुज याद होगा आप सभी को। शकल में तिकोना सही है। लाल हास्य से रंगा हुआ ये भी सही है। सफेद पृष्ठभूमि ये भी सही है। बीच में लाल रंग में चिन्ह बना होता है ये नहीं होता भाई। 4 जिसमें है वो तो गलत हो जाएगा। केवल 2 गलत है, केवल 1 2 गलत है। यहाँ पर 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 तीनों सही है। ये शकल में तिकोना भी होता है, लाल हाशिया मतलब लाल बॉर्डर होता है, सफेद पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड इसका जो व्हाइट होता है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3। पर्सन संख्या 31 पे आ जाओ भाई। समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्ट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करो भाई, सभी लाइक कर दो। लाइक तो सभी को करना है ना यहाँ पे। और इस सेशन को आज दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास भी भेजेंगे, नहीं तो आपको इस वीडियो में सीखेंगे ज्ञान के समय भाई सभी साथ इस सेशन को भेज देंगे। ठीक है, आपका जो एग्जाम है इसके लिए 4 चांद लगाएगी ये क्लासें भाई, सटासट बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं हम। पर्सन 31 है। यदि आप सड़क पर हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के सड़क पर कोप का निशाना बन जाते हैं तो आप विरोध के जोखिम को कम करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर आपको यह पूछा जा रहा है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के सड़क के प्रकोप का निशाना बन जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, अब आपका क्या दायित्व है? शांत रहना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और न रुकना। अब आप क्या करेंगे भाई? आप शांत रहोगे तो अच्छी बात है, उनसे दूरी बना के रखोगे और भी अच्छी बात है, और वहां रुकोगे नहीं तो भी और भी अच्छी बात है। रुकोगे तो लड़ाई होगी और सेकंड कोलिजन हो जाएगा यानी दूसरी टक्कर। एक पूछा जाता है प्रथम टक्कर तो वाहनों के बीच होती है, लेकिन जो दूसरी टक्कर है सेकंड कोलिजन जिसे बोला जाता है। किस किस को पता है सेकंड कोलिजन के बारे में? बताओ देखिए कमेंट सेक्शन में। सेकंड कोलिजन किसे कहते हैं? ठीक है, सेकंड कोलिजन के बताओ। सेकंड कोलिजन यानी कि दूसरी टक्कर किसे कहते हैं? दूसरी टक्कर बताओ देखें। तो यहां पर इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्सन संख्या 32 है। निम्न में से कौन सी धारा 2019 में पहली बार नहीं जोड़ी गई? धारा 177 ए, 182 ए, 192 बी, 194 डी। आप सभी को पता है कि धारा 177 ए जनरल यहां पे है तो यहां पर ये जोड़ी गई है पहली बार में। इसके अलावा धारा 192 बी भी आरसी अपराध, आरसी का अपराध होता है तो ये भी जोड़ी गई है अपराध। और धारा 194 डी हेलमेट है, ये भी जोड़ा गया है हेलमेट, तो ये तीनों जोड़ी गई है। धारा 182 ए जो है ये पहले से मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको प्रश्न समझ में आ रहे नहीं आ रहे ये बताओ भी पहले तो। एक तो ये होता है कि प्रश्न केवल रिपीट हो रहे हैं, बस ये है। एक प्रश्न भाषा समझ में आ रही है, जहां डाउट है वो समझ में आ रहा है ना। आपको ये चीजें सीखनी चाहिए कि जो प्रश्न है इसका आंसर कोई निकल रहा है तो वो क्यों निकल रहा है। अभी इस प्रश्न का जवाब बी आया तो क्यों आया ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 33, वाहन का पंजीकरण नहीं करवाने पर भी वाहन का प्रयोग करने पर क्या प्रावधान है? अगर आप वाहन का पंजीकरण नहीं करवाते हैं फिर भी वाहन का प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है, जो कि वार्षिक कर का 5 गुना कर का जुर्माना भरना पड़ता है। वार्षिक कर का 5 गुना है ना, वार्षिक जो टैक्स है आपका उसका 5 गुना कर का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर 34 पे आ जाओ भाई। प्रश्न संख्या 34, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? किशोरों द्वारा अपराध, धारा 199 ए, ये बिल्कुल सही है। किशोर अपराध करते हैं, नाबालिग अपराध करते हैं तो वो उसके माता पिता जिम्मेदार होंगे, तो ये किशोरों का अपराध 199 ए में है। शराब पीकर वाहन चलाना, धारा 185 बिल्कुल सही है। बोतल चूस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह एक अपराध माना जाता है, धारा 185। और प्रथम बार में 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगता है। आप सभी को बताया आपके खून में 30 mg अगर एल्कोहल पाई जाती है 100 ml ब्लड में, यहाँ पे ml और mg में अंतर करना भाई। रक्त जो है वो 100 ml है और जो एल्कोहल है वो 30 mg है, मिलीग्राम है। बिना वाहन बीमा के वाहन चलाना, धारा 196 डी। 196 डी तो यहाँ पर हेलमेट से संबंधित है तो ये गलत हो जाएगा। बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाना, धारा 194 डी, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका 1000 जुर्माना आप सभी को पता होगा बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर। तो यहाँ पर जुर्माना क्यों लगाओगे? 1000 में हेलमेट ही परचेज कर लेना। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी क्यों निकला आपको पता चल गया ना। वाहन से संबंधित, वाहन की बीमा से संबंधित जो धारा है वो धारा 196 में होती है। और ये बीमा नहीं करवाते हैं, आप पर गाड़ी चलवाते हैं तो 2000 का जुर्माना प्रति बार में, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना होता है।
3 माह कैद का भी प्रावधान है बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाओगे तो। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है भाई। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है बताना आपको। वाहन का बीमा उसकी समाप्ति तारीख से एडवांस रिन्यू 30 दिन पहले तक करवा सकते हैं, बात तो सही है। वाहन का पंजीकरण को उसकी समाप्ति तारीख से एडवांस रिन्यू 60 दिन पहले तक करवा सकते हैं, बीमा को 30 दिन पहले, आरसी को 60 दिन पहले, ये भी ठीक है। चालक लाइसेंस को उसकी समाप्ति तारीख से एडवांस रिन्यू केवल 45 दिन, केवल 45 दिन नहीं है भाई, 1 साल है, 1 साल कर दिया, गलत हो जाएगा। वाहन मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी सूचना परिवहन कार्यालय को 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है, ये भी सही है, तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 36 आपके सामने आ चुका है। डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल को नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप यानी कि एफआईपी के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? मेंटेनेंस के प्रश्न आ चुके हैं भाई। तो एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ में गवर्नर का प्रयोग किया जाता है भाई यहाँ पे, और गवर्नर है वो अधिकतम और न्यूनतम चाल को नियमित रखने का काम यहां पर करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने है। गाड़ी को देखने पर केम्बर बाहर की ओर हो तो यह होता है, आप सभी को पता होगा, तो यहां पर केम्बर एंगल के बारे में पूछा गया भाई। गाड़ी को देखने पर केम्बर बाहर की ओर हो तो यह होता है, आप सभी को बाहर की ओर का मतलब है ये आपकी एक्सल है, इसमें आपका ये पहिया जुड़ा है तो ये हल्का सा बाहर की ओर है, ये इधर बाहर की ओर है, ये डिस्टेंस कम होती है नीचे से और ऊपर से हल्की सी अलग होती है, बाहर की ओर निकले होते हैं, तो ये धनात्मक होता है, ये हमेशा बाहर ही होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वजन पड़ेगा तो ये सही हो जाएंगे। तो केम्बर जो होता है वो टायरों को ऊपर से देखने पर बाहर की ओर नजर आते हैं, तो ये केम्बर होता है, और केम्बर जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ऊपर से अगर बाहर की ओर धनात्मक, अंदर की ओर तो ऋणात्मक होता है, ये हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक अलाइनमेंट का प्रश्न है भाई, बहुत डीपली प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। व्हील अलाइनमेंट किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो टर्न टेबल जो होती है, टर्न टेबल द्वारा अलाइनमेंट चेक किया जाता है। अलाइनमेंट में केम्बर है, कास्टर है, और एक जो होता है रन आउट जो है वो उसको देखा जाता है, रन आउट। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें व्हील अलाइनमेंट में देखी जाती है। प्रश्न संख्या 39 आपके सामने है। ओवर ड्राइव यूनिट किस गियर में एंगेज किया जाता है? ओवर ड्राइव यूनिट है वो टॉप गियर में एंगेज किया जाता है। ओवर ड्राइव का मतलब है गाड़ी की टॉप स्पीड को और ज्यादा ड्राइव में लेना, यानी कि ओवर ड्राइव, अधिक ड्राइव पर जो चलाना, तो ये टॉप गियर के साथ एंगेज की जाती है, टॉप गियर के बाद एंगेज होता है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है भाई ये ओवर ड्राइव सिस्टम। टायर रोटेशन का क्या लाभ होता है? टायर रोटेशन का मतलब क्या होता है? पहिए समान रूप से घिसते हैं। लाभ ये होता है कि कम घूमते हैं, गलत है। पहिए तीव्र गति से घूमते हैं, गलत है। यहां पर सही क्या हो जाएगा? पहिए समान रूप से घिसते हैं। टायर रोटेशन का मतलब है गाड़ी के 4 टायर हैं तो इनका स्थान परिवर्तन करना, ये आगे के पीछे कर देना और ये आगे कर देना, है ना, ये टायर रोटेशन होता है भाई, स्थान परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 41 आपके सामने है। इंजन तथा गियरबॉक्स के बीच निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? ये आपका इंजन है, ये आपका फ्लाईव्हील है, इसके बाद आपका जो क्लच होता है, क्लच के बाद में गियरबॉक्स होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पर क्लच और गियर के बीच में पूछा तो क्लच होती है, इंजन और गियरबॉक्स के बीच में, ये इंजन है, ये गियरबॉक्स है, तो ये क्लच होती है, फ्लाईव्हील भी तो होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लच हो जाएगा। क्लच असेंबली लगी होती है। क्लच के पार्टों की बात करते हैं तो क्लच प्रेशर प्लेट होती है, क्लच फ्रिक्शन प्लेट होती है, क्लच रिलीज बीयरिंग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन में सेकिल पिन का कार्य होता है। सेकिल पिन जो होती है लीफ स्प्रिंग को चेसिस से जोड़ने का काम करती है भाई। लीफ स्प्रिंग को चेसिस से जोड़ने वाली जो पिन होती है वो सेकिल पिन कहलाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपके यहाँ पर 43। मोटर गाड़ी में किस प्रकार की बैटरी प्रयोग होती है? तो मोटर गाड़ियां जो होती है इसमें लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात आ जाती है इलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो व्हीकल होते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, तो इसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है अभी, लिथियम। ठीक है, और सामान्यतः जो गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्टर मोटर को करंट देने के लिए जो बैटरी होती है यहाँ पर लेड एसिड बैटरी होती है। एसिड इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का लिया जाता है, आपको पता होगा H2SO4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने है। 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, और इनमें से कोई नहीं। जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं, हवा से ठंडे होने वाले होते हैं भाई, इनमें वाटर जैकेट नहीं होता। प्रश्न 45। गियर बॉक्स में किस नंबर का गियर ऑयल डालते हैं? तो इंजन की बात करते हैं तो इंजन में तो ये होता है, ये गियर में होता है। ठीक है, ये गियर और ये इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46, एंटी फ्रीज लोशन का क्या कार्य होता है? तो एंटी फ्रीज नाम से एंटी फ्रीज यानी कि जमने से रोक रहा है, यानी कि रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है भाई। चोक वाल्व मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है? चोक पहली बात तो कौन सी इंजन में होती है? पेट्रोल इंजन में होती है। और चोक किसका भाग है? जो चोक होती है वो कार्बोरेटर का भाग है। किसका भाग है? कार्बोरेटर का भाग है। और ये किसको नियंत्रित करती है? हवा को कंट्रोल करती है। कौन? चोक। जब चोक को ऑन कर देते हैं तो पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण है इसमें हवा की मात्रा कम हो जाती है, पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। क्लच का कार्य होता है। क्लच क्या काम करती है? सभी को पता है क्लच जो होती है, ये क्लच एक साइड में गियर होता है, एक साइड में इंजन होता है। तो इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना इसका काम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। प्रोपेलर शाफ्ट का भाग नहीं होता। प्रोपेलर शाफ्ट का भाग यहां पर आप सभी को पता है, प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से जुड़ी रहती है, एक साइड डिफरेंशियल से। यहां पे एक योक होता है और एक योक यहां, सॉरी यूनिवर्सल जॉइंट। तो यहां पर योक, क्रॉस और यूनिवर्सल जॉइंट ये सभी क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट के भाग हैं, आगे और पीछे के। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पिनियन गियर है, इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोपेलर शाफ्ट का भाग नहीं है। पिनियन गियर है, यहां पर सेल्फ स्टार्टर मोटर के साथ लगा होता है। ठीक है, पिनियन गियर कहां होता है? सेल्फ मोटर के साथ में, सेल्फ मोटर में। प्रश्न संख्या 50 है और आज का आखिरी सवाल है। गाड़ी को स्टार्ट करते समय सेल्फ स्टार्टर मोटर के संबंध में सही कथन चुने। अभी बताया था सेल्फ स्टार्टर मोटर का पिनियन गियर होता है, तो राइट हो जाएगा फ्लाईव्हील का रिंग गियर, फ्लाईव्हील का रिंग गियर और सेल्फ का पिनियन गियर, सेल्फ का पिनियन गियर होता है। ठीक है, तो यहां पर आज हमने काफी अच्छे सवाल यहां पर सीखने का प्रयास किया है और ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे। साथियों, आप अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर ऑनलाइन घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टडी रूम, इसके साथ में जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे और बेहतरीन मौका आपको मिलेगा कि आप एक अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। और दूसरी बात ये है कि ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूं ये आज तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न आज तक किसी न किसी भर्ती में पूछे गए हैं और सटासट फटाफट जो रिवीजन हम यहाँ पे करते हैं और कम से कम समय में हम यहाँ पे प्रश्नों को प्रयास करते हैं कि हम उनको निकालें। और हर प्रश्न की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, प्रश्न भी आपको समझ में आता है। ये भी नहीं कि बिना कुछ प्रश्न समझे हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये सेशन अगर समझ में आता है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आगे सेशन लें या न लें। अगर फायदा है तो आगे लेते रहें, फायदा नहीं है तो इन सेशनों को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो साथियों, आपका जो कमेंट है, आपकी राय है हमारे लिए बहुत ही कीमती है। धन्यवाद।